हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन फूड। इस वीडियो में जो हम बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, भारत का इतिहास, इसके यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इसका जो यूनिट फर्स्ट है इतिहास के स्रोत, इस वीडियो को मैंने अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही होगी तो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। उसमें आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज सिलेबस की भी वीडियो मिल जाएंगी एंड यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी उन सब की मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं जो आपका यूनिट सेकंड है, गुप्त और वकाटक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास। इस जो आपके यूनिट सेकंड का जो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम ये पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और वकाटक साम्राज्य के बारे में, जो कि आपस में पैरेलली ये दोनों चल रहे थे साम्राज्य। ठीक है, और इन दोनों की हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। गुप्त काल का आर्थिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक वो कैसा था साम्राज्य, और इन सब चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे। जो गुप्त काल है उसका पतन कैसे हुआ, जो वकाटक साम्राज्य था उसका पतन किस टाइप से हुआ, और किन किन शासकों ने इस काल में अपना वो किया था, किन किन शासकों ने शासन किया था इस काल में। ठीक है, गुप्त काल में कौन कौन से शासक आए थे और वकाटक साम्राज्य के टाइम पे भी कौन कौन से शासक आए थे। अब हम इनको सीक्वेंस वाइज आराम से पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में बने रहना। ये वीडियो मेरे अकॉर्डिंगली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि थोड़े से ये चैप्टर आपका लेंदी है, दैट्स वाई मैंने इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको भी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के उदय और विकास के बारे में, कि गुप्त साम्राज्य कैसे आया, फला फूला, और उसका विकास किस टाइप से हुआ। तो पहले तो आप ये जान लीजिए ना, जो सबसे मतलब शक्तिशाली साम्राज्य उस टाइम पे था वो मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ना जो राजनीतिक जो स्थिति थी ना वो बिल्कुल भी नहीं रही थी। एक तरीके से देखा जाए ना तो बिल्कुल छिन भिन सी हो गई थी। कोई भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं उभर के आया था, ना कोई साम्राज्य बसा था और ना ही कोई शासक उभर के आया था। परंतु इसका फायदा किसने किसने उठाया था, आपके एक इंडो यूनानी आए थे, शक और पैथियान्स, और फिर कुषाण आए। ठीक है, इन चारों ने इस चीज का फायदा उठाया और अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी, परंतु ये सारे के सारे क्या रहे थे, असफल रहे थे। इतना इनका शासन जो था वो इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था, जिस कारण से इन सबका विघटन हो गया और उसके बाद किसका उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि जो इन चारों में से ना थोड़े बहुत जो कुषाण थे ना, ठीक है, जिसको मैंने के से डिनोट किया था, जो कुषाण थे वो थोड़े बहुत शक्तिशाली साबित हुए थे, परंतु उतने ज़्यादा शक्तिशाली साबित नहीं हुए थे जैसा कि मौर्य साम्राज्य बिल्कुल बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत वाइड रूप में फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा वो था, शक्तिशाली था। वैसे ही आपका गुप्त साम्राज्य आया उसके बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली में, तो वही चीज़ थी। तो इसमें यही मैंने लिख रखा है ना कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका था, मतलब कि एक बिल्कुल बंधे हुए शासन के रूप में कोई शासन कर सके ऐसा नहीं हो पाया था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत की डवाडोल राजनीतिक स्थिति का लाभ किस किस ने उठाया था, इंडो यूनानी, उसके बाद शक ने, पैथियान्स आए और फिर कुषाणों ने उठाया था। इसका फायदा कि कोई भी शासन नहीं करा था तो सब तो इस राजनीतिक स्थिति छिन भिन हो गई थी, तो इस चीज का। और इन विदेशी आक्रमणियों में स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुषाण साबित कर सके, सबसे ज्यादा मतलब कि शक्तिशाली के रूप में कुषाण अपने आप को थोड़ा बहुत साबित कर पाए थे। और उधर ही ढक्कन में भी ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख भी रखा मैंने, हाँ, कि उधर उधर ढक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश ने स्थिरता लाने का काम किया, लेकिन ये दोनों साम्राज्य जो कुषाण और सातवाहन थे वो 3वीं शताब्दी ईस्वी तक ही समाप्त हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे तरीके से देखा जाए इतना ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं हो पाए थे, इतना ज़्यादा फल फूल नहीं सके थे, परंतु फिर भी बहुत मतलब उन देखा जाए उन चारों में से तो कुषाण और सातवाहनी जो थे वो दोनों पैरेलली शासन कर रहे थे। कुषाण जो थे ऊपर की तरफ थे और जो वो थे सातवाहन वो दक्षिण की ओर अपना शासन कर रखा था उन्होंने। देश की रही सही राजनीतिक एकता भी अब छिन भिन हो गई थी जब इन दोनों का समाप्त हो गए थे, कुषाण और सातवाहन। सौभाग्यवश इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए भारत के 3 भागों में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ था। कौन कौन से राजवंश आए थे, मध्य में आपके कौन से थे,
नागवंश थे। दक्कन मतलब कि जो नीचे की साइड कौन से थे, किन्होंने शासन किया था, वाकाटक। और पूर्व में भारत में किसने शासन किया, गुप्त वंश ने। ये पैरेलली आपस में शासन कर रहे थे। और इस चैप्टर में भी हमें वाकाटक और गुप्त वंश के हमें पढ़ना है। तो मैं आपको ये अभी बता रही हूँ कि कैसे कैसे इन जो वो था गुप्त वंश था उसका उदय और विकास हुआ था। तो अब आपको पता चल गया कि किस टाइप से इसका उदय हुआ। इन तीनों में गुप्त के शासकों को सर्वाधिक सफलता मिली थी। संभवतः 275 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य सत्तारूढ़ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम अपना शासन संभवतः कहाँ पे उन्होंने शुरू किया, प्रयाग में, अयोध्या में, मगध में, मध्य गंगा घाटी में शुरू किया था। गुप्त साम्राज्य के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है मैं भी आपको इसी चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, यह 320 से 550 ईस्वी तक अस्तित्व में था। इस साम्राज्य ने अपने राजवंश का विस्तार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया। गुप्त राजवंश वैश्य जाति का था। इसका मतलब क्या है, वैश्य जाति का था मतलब कि इस टाइम पे जाति व्यवस्था क्या थी, विद्यमान होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि इस काल में जाति व्यवस्था विद्यमान थी। गुप्त राजवंश की शुरुआत किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। मैं आपको बता देती हूँ, शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि वो इतना मतलब अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुए थे। ठीक है, आप इसको चंद्रगुप्त मौर्य से मत कंपेयर करना, ये आपके जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इसके। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक आपके कौन थे, वास्तविक संस्थापक, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आपके कौन से थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसमें लिख भी रखा है कि श्रीगुप्त ने की थी इसकी शुरुआत। तो उन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। फिर उनका पुत्र घटोत्कच, जिन्होंने 280 से लेकर 319 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। इस साम्राज्य का ये क्या थे, अगले उत्तराधिकारी थे। घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का। इस काल में सम्राटों को महाराजा कहा जाता था। घटोत्कच और उनके पुत्र चंद्रगुप्त दोनों का महाराजा कहा जाता था। महाधिराज उपाधि ने गुप्त साम्राज्य और उस समय के उनके शासन पर अपना प्रभाव दिखाया। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इन्हीं के टाइम से अगर देखा जाए तो जो शासक थे वो विद्यमान होने लग गए थे, मतलब स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से देखा जाए तो मेन शासकों का क्रम। गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, मतलब इस टाइप के बहुत से शासक आए, परंतु इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको उसको सर्कल कर देती हूँ आपके। तो चंद्रगुप्त प्रथम मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और फिर ये जो आपके मेन तो ये आपके 4-5 है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से इनके शासनकाल में इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में भी पढ़ाऊंगी। गुप्त काल के प्रमुख नायक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। परंतु जो ये है ना कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इनके टाइम में भी बहुत चीजें हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज भी इंपॉर्टेंट बताई है। पहला सबसे उल्लेखनीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम का प्रारंभ 300 जो इनके शासन का जो प्रारंभ था वो 320 ईस्वी में हुआ। उसने विवाह संबंधों द्वारा अपने पद और शक्ति को सुदृढ़ किया था, मतलब इन्होंने विवाह कर करके अपना क्या किया था, साम्राज्य को फैलाया था। पहले लिच्छवी के साथ, फिर राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। बदले में उन्हें दहेज के रूप में क्या मिलते थे, बहुत से अपने साम्राज्य के लिए राज्य की सुरक्षा मिलती थी। चाहे तो राज्य और राज्य की सुरक्षा दोनों उनको प्राप्त होती थी। ठीक है, जब ये दहेज में इनको जब ये शादी करते थे दूसरे देश की उनकी कन्याओं से, तो इनको क्या मिलता था, दहेज में इनको या तो कोई राज्य मिल जाता था या फिर इनको क्या मिल जाते थे, उस सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड टाइप में मिलते थे। इससे उनका मान सम्मान भी बढ़ गया था। महरौली शिलालेख से उनकी विजय का पता चलता है। वह घटोत्कच के पुत्र थे। 321 ईस्वी तक उन्होंने मगध से प्रयाग और साकेत तक अपने राजवंश का विस्तार किया। उन्होंने अपना क्षेत्र गंगा नदी से लेकर प्रयाग तक बढ़ाया था। प्रयाग का आधुनिक नाम इलाहाबाद कहा जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने
अपने साम्राज्य को एक ठोस आधार दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इसने अपना जो साम्राज्य था, जो प्रशासन था, उसको किस टाइप से इसने स्ट्रॉन्ग किया और किस टाइप से उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इनसे रिलेटेड जीके में, कि ऐसा कौन सा जो शासक है जिसकी जो वो है वीणा बजाते हुए तस्वीर सिक्के पे छपी हुई है। तो आपको उसका जवाब होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, यह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। वह गुप्त वंश के शक्तिशाली और महान स्वामी थे। उनके विजय को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख द्वारा दर्शाया गया है। जो ये स्तंभ है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो ये बात कही है कि इनका जो विजय के बारे में ना किस में दिखाया गया है, इलाहाबाद स्तंभ के रूप में। और इनकी किस में दिखाई गई थी, महरौली जो शिलालेख था उसके अंदर। ठीक है, और हाँ, इनको है ना, समुद्रगुप्त को बहुत नामों से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को आप कविराज भी कहते हैं। ठीक है, और इनका नाम भारत का नेपोलियन भी है। अब भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है, इनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि आर्यवर्त के मतलब 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। दक्षिण में इन्होंने जाकर 12 शासकों को हराया था, और इन्होंने जहाँ पर थे ये, उनमें वहाँ पर उन्होंने 9 शासकों को हराया था, जिस कारण से इनको क्या उपलब्धि मिली थी, भारत के नेपोलियन नाम से भी जाने लग गए थे। ठीक है, सबसे पहले अच्युत और नागसेन को हराया, और फिर ऊपरी गंगा घाटी पर कब्जा कर लिया। फिर दक्षिण भारत चले गए और वहां पर 12 राजाओं यानी कि दक्षिण भारत साम्राज्य के स्वामी दत्त, महेंद्र दत्त, मतलब ऐसे इनके जैसे बहुत से महान शासकों को वो करा था, इन्होंने पराजित किया था। उन्होंने साम्राज्य जीता और उन पर अपनी शक्ति का प्रभाव छोड़ने के लिए उन्हें क्या कर दिया था, वापस भी लौटा दिया था। उन्होंने जीता तो 12 शासकों को, और उसके बाद जो उन्होंने शासन जीता उसको उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें वापस भी लौटा दिया। सिर्फ किस लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, जिस कारण से इनको क्या कहा जाने लग गया था, भारत का नेपोलियन कहा जाने लग गया था। उन्होंने फिर से अपने राजवंश को उत्तर भारत में अन्य साम्राज्यों जैसे रुद्रदेव, नागदत्त, चंद्रवर्मन जैसे 9 राजाओं तक बढ़ाया। मैंने आपको बताया था ना कि आर्यव्रत मतलब कि ऊपर साइड में, जैसे उत्तर में इन्होंने 9 शासकों को हराया था, और दक्षिण में इन्होंने 12 शासकों को हराया था। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है। अंत में उन्होंने अपने वंश और शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया, और अपनी कीमती दिखाने के लिए उन्होंने चांदी और सोने के सिक्के भी जारी किए। और उन्हीं सोने और चांदी के सिक्कों पे इनकी जो तस्वीर है वीणा बजाते हुए, वीणावादी मतलब अगर इनको कहा जाए संगीत प्रेमी भी कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे महान शासकों में चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। इसको चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य भी कह देते हैं, वरना चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा रहता है, जैसे वो प्रथम थे ना, ये द्वितीय थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने एक आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने शक सत्रप वंश के रुद्र सिंह द्वितीय को हराया और गुजरात में अपना साम्राज्य क्या किया था, कायम किया था। इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी, जिस कारण से इनको बहुत महान शासकों में माना जाता है गुप्त साम्राज्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में से क्या थे, ये एक थे। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इतने ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, जिस कारण से इनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य, प्रशासन अपने चरम पर थी। मतलब सबसे ज़्यादा कही जाए तो बहुत मतलब कि हाई लेवल पे थी, जिस कारण से अगर चाहे तो कला के क्षेत्र में देख लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए, प्रशासन के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या था, एक तरह से पीक पॉइंट पे था, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता था, इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। उन्होंने अपने कुशल सैन्य अभियानों, कूटनीति और प्रशासनिक क्षमता से गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली क्या किया था, साम्राज्य बना दिया था। किसने, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य या चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरी मतलब गुप्त बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसे मतलब मैनेज कर लेना, आप समझ जाना। ठीक है, इनके बाद आए थे कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का एक क्या थे, महान शासक में थे। मैंने आपको बताया था ना कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त भी बहुत ज़्यादा मतलब महान शासकों में से एक हैं।
उसने शासनकाल की जानकारी भित्री अभिलेख, बिलसात स्तंभ अभिलेख और गढ़वा अभिलेख और मन कुमार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। जो इनके शासन में इन्होंने क्या क्या किया था, इसकी जानकारी हमें मोस्ट ऑफ द भित्री अभिलेख से देखने को मिलती है। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त प्रथम ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासन काल के विषय में जरूरी जानकारी मिलती है। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। इन अभिलेखों में कुमारगुप्त के अनेक नाम मिलते हैं, जैसे कि श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रात्य, महेंद्र कुमार और अनेक टाइप के बहुत से डिफरेंट टाइप के नाम मिलते हैं। इन्होंने सिक्के जो जारी किए थे उन पे इन्होंने अपने अलग अलग नेम से इन्होंने सिक्के जारी किए, जिस कारण से कहा जाता है कि इन्होंने ये अलग अलग नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और जो कुमारगुप्त थे ना, इनके टाइम पीरियड पे ही जो आपके वो थे ना, नालंदा विश्वविद्यालय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, ठीक है, बिहार का, इसकी भी स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, कुमारगुप्त के काल के टाइम पे। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन थे, आपके स्कंदगुप्त थे। ठीक है, ये भी महान शासकों में से एक हैं। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त को गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासकों में से माना जाता है, क्योंकि फिर स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद गुप्त साम्राज्य को संभालने के लिए कोई एक महत्वपूर्ण, मतलब देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली कोई शासक नहीं आया, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के सबसे अंतिम, क्या मतलब कि शक्तिशाली शासकों में से माना जाता है। उनका शासनकाल में क्या हुआ था, हुनों के विरुद्ध उनके बचाव के लिए सबसे उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किए थे। एक तरीके से देखा जाए तो इनके टाइम में ही इन्होंने हुनों का जो आक्रमण था वो प्रारंभ हुआ था और इस पर इन्होंने रोक लगाई थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम में गुप्त साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया था। ठीक है। स्कंदगुप्त कुछ समय के लिए हुनों के आक्रमणों को पीछे धकेलने में सफल रहे, लेकिन साम्राज्य पहले से ही गंभीर आंतरिक मुद्दों का सामना कर रहा था, जिसमें कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण, कम राजस्व और विदेशी जातियों के लगातार आक्रमण शामिल थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पुनरुत्थान की एक संक्षिप्त अवधि थी। मतलब कि अगर आपको पता होगा, जो सुदर्शन झील थी, उनका जो पुनरुत्थान था वो किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। उसको जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले मौर्य काल के हैं। ठीक है, इन्होंने उसका निर्माण करवाया था, जो सुदर्शन झील थी। उसके बाद जब इसका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ था, मतलब कि दोबारा से रिनोवेट किया गया था, वो रुद्रदमन ने करवाया था। और उसके बाद जो दोबारा से इसको रीजनरेट किया गया, रिनोवेशन किया गया, वो किसने करवाया था, पुनरुत्थान, मतलब कि एक बार रिनोवेशन हो गया, उसके बाद दोबारा से रिनोवेट करवाया, वो किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने। किस झील का, सुदर्शन झील का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है, अरे यार झील, 1 सेकेंड। ठीक है, झील, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, दोबारा से पुनरुत्थान, ये आपके स्कंदगुप्त ने करवाया था। और निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, तो इसको देख लेते हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद अप्रभावी शासकों और लगातार आक्रमणों की एक श्रृंखला के कारण क्या हो गया था, गुप्त साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी जैसे कि पुरुषगुप्त और बाद में नरसिंहगुप्त साम्राज्य के विघटन को रोकने में काफी हद तक अप्रभावी रहे, क्योंकि उसके बाद बहुत कमजोर शासकों का शासन होने लग गया, जिस कारण से ये गुप्त साम्राज्य के विघटन को नहीं टाल सके थे। ये शासक गुप्त वंश के मजबूत केंद्रीय प्रशासन को बनाए रखने में क्या रहे, विफल रहे, और क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। मतलब कि अब धीरे धीरे मान लो कि कोई कमजोर शासक हो गया, तो फिर अब मान लीजिए कि मोदी है, ठीक है, जो मोदी जी हैं, अगर वो कार्य नहीं कर पाए भारत में, उसको एकजुट नहीं रख पाए, तो अलग अलग शासक अपने अपने क्या कर लेंगे, विद्रोह करके अलग अलग हो जाएंगे। जैसे पहले भारत भी था, मान लीजिए हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, इस टाइप से इन शासकों में अलग अलग शासन करने लग जाएंगे। तो उसी टाइप से उस टाइम पे क्या था ना, कि गुप्त साम्राज्य था, तो गुप्त साम्राज्य जब बहुत कमजोर शासक आने लग गए, स्कंदगुप्त के बाद अप्रभावी शासक आने लग गए, तो वो क्या होने लग गए थे, अपने आप को उन्होंने क्या करने लग गए थे, सारे जो क्षेत्रीय राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग गए थे। सॉरी, जिससे साम्राज्य और भी क्या हो गया था, विखंडित हो गया था। आंतरिक कलह के अलावा हुनों और अन्य विदेशी शक्तियों द्वारा लगातार आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को अस्थिर करने में योगदान दिया था। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि गुप्त साम्राज्य का पतन किस टाइप से हुआ था, तो आप आसानी से लिख पाएंगे, एक तो हुनों के आक्रमण के कारण, आंतरिक समस्याओं के कारण, ठीक है, और जो वो थे क्या कहते हैं,
जो अप्रभावी जो शासक थे, मतलब तो कमज़ोर शासक जो उन्होंने आए थे स्कंदगुप्त के बाद, उनके कारण भी, प्रशासनिक ढांचा कमज़ोर होने के कारण, तो ये सब कारण आप आसानी से लिख सकते हैं, जिसके कारण क्या हो गया था, जो आपका गुप्त साम्राज्य था उसका पतन हो गया था। 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत तक गुप्त साम्राज्य काफ़ी हद तक ढह चुका था और उसके स्थान पर छोटे-छोटे राज्यों ने पहले गुप्त नियंत्रित क्षेत्रों पर नियंत्रण करना कर लिया था। ठीक है? अब हम देखते हैं गुप्त काल के स्वर्ण युग पर विमर्श। ठीक है, कि गुप्त काल को क्यों, मतलब कि क्या गुप्त काल को क्यों कहा जाता है स्वर्ण काल। ठीक है, तो इसके बहुत से रीज़न हैं क्योंकि इसको क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, जो कि मगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी जो स्वर्ण युग किस शासक के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जो आपके चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो ये किन किन कारणों से इनको स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को। एक तो महान सम्राटों का युग था, क्योंकि इसमें आपने देखा चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपके कुमारगुप्त आए, कुमारगुप्त के बाद आपके स्कंदगुप्त आए। तो ये बहुत मतलब महान शासकों से पूरा ये काल भरा हुआ था, जिस कारण से इसको क्या कहा जाने लग गया था, स्वर्ण युग कहा जाने लग गया था। फिर देखा जाए राजनीति एकता का गुण था कि इस टाइम पे जो प्रशासनिक ढांचा किसी भी तरीके से इनमें क्या थी, एकजुटता थी, एक रूप में ये क्या हुए थे, बंधे हुए थे। आपने देखा ना, जब कम अप्रभावी शासक आने लग गए तो ये एकजुटता भी क्या हो गई थी, टूटने लग गई थी। तो आखिर में ये जब एकजुट होंगे तभी ना कहा गया कि इसको स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी, चाहे कला के क्षेत्र में हो जाए, साहित्य क्षेत्र में हो जाए, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में हो जाए, ठीक है, या राजनीतिक क्षेत्र में हो जाए, हर क्षेत्र में क्या हो रखा था इस टाइम पे, बहुत मतलब कि देखा जाए तो एक पीक लेवल पे वो रखी थी, क्रांति आ रखी थी, जिस कारण से इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। शांति तथा सुव्यवस्था का युग था। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई ज़्यादा आक्रमण नहीं था, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। चौथा है आपका साहित्य के उत्कर्ष का युग। इस टाइम पे बहुत साहित्यिक मतलब वो हुए थे। आपको पता भी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भी अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन आए थे, वो आए थे, क्या कहते हैं, चीनी यात्री आए थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 सेकेंड आप रुकिए। हाँ, जो चीनी यात्री आपके आए थे ना, वो 1 सेकेंड, फाहियान आए थे, और फाहियान ने कौन सी बुक लिखी थी, फो कुओ चीन। ठीक है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, फोकी, किन्होंने लिखी थी, फाहियान ने, और वो किसके टाइम पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो इस कारण से भी इसको क्या कहा जाता है, साहित्य के उत्कर्ष का युग कहा जाता है, जिस कारण से इन्होंने देखा कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति आई, जिस कारण से इसको जो ये काल था गुप्त साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। वैज्ञानिक उन्नति का युग कहा जाता है, कला की चरमोत्ती का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ था, बहुत सी साहित्यिक वो, बहुत सी जो वो थी ना इमारतें थी, उसका निर्माण हुआ था, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, कला की चरमोन्नति का युग कहा जाता है। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा का युग कहा जाता है, धार्मिक सहिष्णुता का युग कहा जाता है, विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार का युग भी कहा जाता है, जिस कारण से जो आपका ये काल है गुप्त काल, इसको स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। अब मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रखा है कि महान सम्राटों का युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे चंद्रगुप्त जैसे और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे बहुत से महान शासक हुए थे। मैंने आपको ये लिख दिया, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, आप इसके जब नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट आपका राजनीतिक एकता का गुण, क्योंकि इस टाइम पे क्या नहीं थे, छोटे छोटे राज्यों में ये नहीं बटे हुए थे, जैसे इसमें लिख भी रखा है कि अशोक के मरणोपरांत भारत की एकता समाप्त हो गई थी और देश क्या हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए थे। परंतु जब ये आपके क्या आया था, गुप्त काल आया, तो उस टाइम पे फिर क्या हो गई, वापस से एकजुटता हो गई। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि इस विलुप्त राजनीतिक एकता को गुप्त राजाओं ने फिर से क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था, जो कि क्या हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अशोक जब मरा था, अशोक के मरने के बाद, तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य ही था जिन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने वो किए थे, एकजुट हुए थे। गुप्त राजाओं ने दिग्विजय की नीति अपनाकर
भारत में एक छत्र और सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना की थी। उन्होंने अपने प्रचंड पराक्रम तथा अद्भुत शौर्य के बल पर लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। उनका एक छत्र साम्राज्य गुप्त सम्राटों की महत्ता और का घोतक है। इस प्रकार देश की राजनीतिक एकता की दृष्टि भी क्या हो गई थी, से भी गुप्त काल क्या हो गया था, महान हो गया था। जो राजनीतिक एकता आई थी जिस कारण से ये फिर जो ये गुप्त काल था ये और ज्यादा महान हो गया था, क्योंकि के बाद अशोक जो थे मौर्य काल के, उनके बाद फिर ये क्या हो गई थी, बिल्कुल राजनीतिक स्थिरता क्या हो गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी, जिस कारण से जब गुप्त साम्राज्य आया और उन्होंने एकजुटता लाया तो इस कारण से गुप्त जो काल था उसको एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट काल देखा जाने लग गया था, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था इस टाइम पीरियड को। सामाजिक व्यवस्था, इस काल में सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। गुप्त सम्राटों की दिग्विजय के कारण भारत में साधारण जीवन में एक नवीन स्फूर्ति आ गई। इस काल में जाति व्यवस्था की कठोरता कम हो गई थी। ठीक है, जो जाति को लेकर बहुत ज्यादा वो कठोर नियम बनाए जाते थे, उसमें भी थोड़ी सी निर्ममता आ गई थी। ब्राह्मणों को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वैश्य व्यापार और वाणिज्य की ओर ध्यान देकर उनको उन्नति की ओर ले जा रहे थे। शूद्रों की कुछ जातियों को अछूत के रूप में माना जाता था। वह लोग नगर के एक भाग से अलग रहते थे। तो अगर देखेंगे तो इस टाइम पे जो ब्राह्मण, ये जो मैंने आपको बताया ना कि 4 वर्गों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ब्राह्मण होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, और सॉरी ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण, और उसके बाद क्षत्रिय जिनका काम क्या होता है, सैनिक में जो भर्ती लेते हैं। उसके बाद वैश्य होते हैं जो कि व्यापार से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, साहूकार ये सब, और शूद्र होते हैं जो कि सबसे नीची जाति कही जाती थी। तो ये क्या रहते थे, नगर से बिल्कुल अलग रहते थे एक भाग में। यह युग अंतर जातीय विवाहों का युग था और विधवा विवाह को गलत नहीं माना जाता था। जो विधवा का दोबारा से विवाह करवा दिया जाता था, इसको गलत नहीं माना जाता था। इसका उदाहरण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने भाई जो रामगुप्त की विधवा पत्नी से विवाह करना है। ठीक है, जो रामगुप्त की जो विधवा थी ना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, विवाह कर दिया था, जिस कारण से कहा जाता है कि इसमें विधवा विवाह को क्या नहीं कहा जाता था, अपमानित नहीं माना जाता था, इसको गलत नहीं माना जाता था। ये भवन निर्माण कला का काल था। मैंने आपको बताया ना कि कला इस टाइम पे बहुत ज्यादा पीक लेवल पे थी। गुप्त काल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इस काल की वास्तुकृतियों में मंदिरों का निर्माण एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस टाइम पे बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ था। गुप्त काल से पूर्व मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना नहीं की जाती थी, परंतु गुप्त काल की मूर्तियों की स्थापना के लिए मंदिरों का विकास किया गया था। इस टाइम पे बहुत से बौद्ध मठ भी बनाए गए थे, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। एक ताबो मठ था, ठीक है, एक नाम के लिए मठ था, हेमिस मठ था, मतलब ये सब कुछ मठ बनाए गए थे जो कि अलग अलग स्टेट में बने हुए थे। गुप्तकालीन भवन निर्माण में 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी, गुप्त वास्तुकारों ने समस्त विदेश प्रभाव को हटाकर मौलिक ढंग पर अपनी भावना तथा आवश्यकता अनुसार एक विशेष भारतीय कला का विकास किया। दूसरा था कि पसी ब्राउन का कहना था कि भारतीय कलाकारों ने अपनी सौंदर्य प्रिय दर्शन और तथा अलंकरण में भी विदेशी प्रभाव को समाप्त कर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक तरह से देखा जाए जो विदेश जो प्रभाव था उसको बिल्कुल हटा दिया था। जो मौलिक ढंग था, जो वहाँ का एक तरह देखा जाए तो जो ढांचा बनाया जाता था किसी भी मंदिर का, उन्होंने इस टाइप से किसी भी वस्तु जो इमारतें थी उसका निर्माण किया था। और ऐसे ही पसी ब्राउन ने भी कहा है कि विदेशी प्रभाव को समाप्त कर भारतीय पद्धति को क्या करना था, जन्म दिया। इस काल के बने मंदिरों में देवगन का मंदिर, एलोरा का दुर्ग मंदिर, बुद्ध गया और बौद्ध मंदिर आदि प्रमुख है। मैंने आपको बताया ना बहुत से बौद्ध मठ भी बने थे किनके टाइम पीरियड में, ये जो आपका गुप्त काल थे इस टाइम पीरियड में। छठा था, इसको इसलिए भी संकल्प कहा जाता था क्योंकि ये वैज्ञानिक उन्नति थी। इस टाइम पे बहुत वैज्ञानिक उन्नति हुई थी। जो आपके गुप्त काल में जो आर्यभट्ट थे, जो आपके, अगर ये कौन कौन है आपको पता नहीं है ना तो मैं बता दूँ, जो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भानभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक थे। और ये किसके टाइम पीरियड में थे, जो आपके चंद्रगुप्त थे ना द्वितीय, उनके ये 9 रत्न थे। उन्होंने भी 9 रत्न, आपने अकबर के में तो जरूर पढ़ा होगा और उनके नाटक भी देख रखे होंगे, बहुत से सीरियल्स भी हैं, बहुत सी फिल्म्स भी हैं, तो उसमें आपने 9 रत्न उनके बारे में तो पढ़ा होगा। परंतु ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी टाइम पीरियड में भी क्या थे, 9 रत्न थे। और उन्हीं 9 रत्नों में ये सारे थे, आर्यभट्ट थे, ठीक है, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, ये सब थे। ठीक है,
इन विभूतियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए सिद्धांतों की रचना की थी, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। 7th है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा, लंका, बोनिया आदि देशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का खूब प्रचार हुआ था। इन देशों में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के चिन्ह आज भी मिलते हैं, जिस कारण से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है गुप्त काल को। संक्षेप में कहा जाता है कि गुप्त काल वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या था, स्वर्ण युग था। गुप्तों का विशाल साम्राज्य शांति व सुरक्षा, कला, साहित्य के विकास ने इस काल को भारतीय इतिहास की स्वर्ण युग बनाया। नेक्स्ट है इसका रीज़न स्वर्ण युग कहने का, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा में पूर्ण सफल हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शांति का माहौल था, कोई भी बहुत से युद्ध नहीं हुए थे। भारतीय देश धर्म संस्कृति के लिए विशेषकर जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से शकों और हुनों की ओर से चुनौतियां खड़ी हुई, जिन्हें गुप्त सम्राटों ने स्वीकार किया तथा शकों को हिंदू कश के पार ढकेल दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुमार गुप्त थे, आपके जो स्कंद गुप्त थे, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बहुत से हुनों का आक्रमण हुआ था, परंतु ये उनको क्या कर पाए थे, रोकने में सफल हुए थे, जिस कारण से क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा करने में क्या थे, पूर्ण रूप से सफल थे, जिस कारण से गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यही है। उसी प्रकार रक्त पिपासु दुर्मर्द बर्बर हुनों को स्कंद गुप्त ने देश से बाहर खदेड़ा, और स्कंद गुप्त तक वीर गुप्त सम्राटों ने अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की, जिससे यह सभी अपनी चरम उन्नति पर पहुंची तथा उपरोक्त विदेशी आक्रमणों का भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वही है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने का समीक्षा की, क्यों हम इसको कह रहे थे कि जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है इस काल को। इस प्रकार इस युग में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रह गया था जिसमें उन्नति अपनी चरम सीमा पे ना थी, किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, साहित्य हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज संस्कृति या व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि, शासन व्यवस्था और विदेशों के साथ संपर्क आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई थी। गुप्त सम्राटों के उदार दृष्टिकोण, कला प्रेम और संस्कृति के संरक्षण ने इसने क्या कर दिया था, बहुमुखी प्रतिभा का उदय किया था। इन्हीं कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आपने देख लिया कि बहुत से रीजन से जिस कारण से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम देखते हैं, किंतु कुछ ऐसे तत्व भी तो मौजूद होते हैं जो इस युग के महत्व को कम करते हैं। मतलब कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना होता है कि नहीं, जरूरी तो ना कि गुप्त काल को हम स्वर्ण काल कहेंगे और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई थी। ऐसे कई लोग होते हैं, किसी ना किसी चीज़ में अगर कोई फेवर में होता है तो कोई अनफेवर में ज़रूर होता है। आपने हर चीज़ देखी होगी अपनी लाइफ में भी, आप जरूर देखते होंगे कि कोई आपके पक्ष में रहेगा तो कोई आपके विपक्ष में रहेगा। तो वैसे ही है कि कई लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको हम स्वर्ण काल कहेंगे। गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानने के खिलाफ कुछ तर्क थे, जैसे कि समाज में असमानता थी, जिस कारण से हम इसको स्वर्ण युग नहीं कह सकते। क्षेत्रीय रियासतों का उदय हुआ था, मतलब जो अलग अलग जो छोटे छोटे क्षेत्रीय रियासतों का उन्होंने उदय कर लिया था, खुद का अलग एक क्षेत्र बनाकर। और हुनों के आक्रमणों से साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इस कारण से कई जो लोग हैं उनका मानना है, कई फिलोसफर का या जो आपके होते हैं विचारक होते हैं उनका, थिंकर्स का, उनका मानना है कि हम इसको क्या नहीं कह सकते, गुप्त काल को हम वो नहीं मान सकते हैं कि ये स्वर्ण काल था। तो इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया क्या क्या रीज़न थे कि सामाजिक असमानता थी। गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव मजबूत थे, जिससे समाज में असमानताएं बढ़ी थी, जिस कारण से इसको हम क्या नहीं कह सकते कि गुप्त काल क्या नहीं है, एक स्वर्ण काल नहीं है। भूमि पर अधिकार और संपत्ति पर का नियंत्रण कुछ वर्गों के हाथ में ही केंद्रित था, मतलब जो शक्तिशाली जो वर्ग था उसी के हाथ में किसका वो था, नियंत्रण था, संपत्ति का और भूमि का, जिससे निचले वर्गों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। जिस कारण से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्या था, इसमें आर्थिक स्थिति अच्छी थी, समाज में समानता थी, जिस कारण से हम इसको स्वर्ण युग नहीं कह सकते। कुछ लोगों का तर्क ये था। नेक्स्ट इनका तर्क था कि क्षेत्रीय रियासतों का उदय हुआ था, छोटे छोटे राज्य का क्या होने लग गया था, उदय होने लग गया था। वो इन्होंने अपना इससे सेपरेटली अपना उन्होंने शासन स्टार्ट कर दिया था।
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई क्षेत्रीय रियासतें उभरी, जिससे भारत की राजनीतिक एकता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था नेक्स्ट पॉइंट्स में कि हम इसको स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक एकता भी थी, है ना। तो इस टाइप से क्या बोला गया है कि कई लोगों का मानना है कि नहीं, इस टाइम पे राजनीतिक एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता कमजोर थी, जिस कारण से छोटे छोटे क्या हुए थे, क्षेत्रीय रियासतों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है हुनों के आक्रमण। तो हुनों के आक्रमणों के कारण भी इसको क्या कहा जाता है कि हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को काफी नुकसान हुआ, जिससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई, और हुनों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के पतन में क्या कही थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं के कारण, जिस कारण से हम नहीं कह सकते कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब स्वर्ण युग है ये हम नहीं कह सकते। भूमि सुधारों में विफलता और आर्थिक नीतियों में बदलाव से किसानों और व्यापारियों को नुकसान हुआ। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार भी गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका पतन किस टाइप से हुआ था, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हुनों के आक्रमणों के कारण, कमजोर शासकों के कारण, है ना। तो ये सब रीजंस थे, और राजनीतिक स्थिरता ना हो पाना, हुनों के जो राजनीतिक स्थिरता नहीं हो पाना, शांति का माहौल नहीं होना, तो इन कारणों से क्या हुआ था, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। और हम इस कारणों से हम क्या नहीं कह सकते कि ये स्वर्णकाल नहीं माना जाता, कुछ लोगों का तर्क है ये। ठीक है, वैसे इस काल को बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष माना जाता है, मतलब स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे चाहे कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो आपके, या राजनीतिक क्षेत्र में हो, प्रशासन क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। अब आएगा आपका वाकाटक साम्राज्य का परिचय। तो अब हम वाकाटक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त साम्राज्य था और जो वाकाटक था ये समकालीन थे, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलली चल रहे थे। आपका जो वाकाटक था वो दक्षिण में चल रहा था, तो वैसे ही आपका जो वाकाटक साम्राज्य दक्षिण में चल रहा था, तो वैसे ही जो आपका गुप्त था वो कहाँ पर चल रहा था, पूर्व की साइड चल रहा था। ठीक है, तो यही अब इसके थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वाकाटक राजवंश जो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के बाद आया, एक स्थानीय शक्ति थी जो उत्तरी भारत में गुप्तों के साथ क्या हुई थी, सह अस्तित्व में थी। मैंने आपको बताया ना कि पैरेलल थे। साम्राज्य और विस्तार, तो इसमें देख लेते हैं कि वाकाटक साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी की ईस्वी के मध्य में दक्कन से हुआ। इस साम्राज्य ने अपने क्षेत्र का महत्वपूर्ण विस्तार किया। इनका क्षेत्र उत्तरी में मालवा और गुजरात के दक्षिण भागों से लेकर दक्षिण में तुंगभद्र जो नदी है ना, उस तक फैला हुआ था। यह पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में छत्तीसगढ़ के किनारों तक विस्तृत था। मैंने आपको ये बताया कि हाँ, ये कहाँ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब हम देखते हैं वाकाटक साम्राज्य को अच्छे से। बिल्कुल आपको मैंने वो थोड़ा ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ से हम वाकाटक साम्राज्य की स्थापना किसने की, किस शासक के बाद कौन सा शासक आया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि लिखा भी है कि वाकाटक राजवंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक क्या किया था, शासन किया था। वह दक्कन क्षेत्र में कला, सांस्कृतिक और राजनीतिक में अपने योगदान के लिए क्या थे, उल्लेखनीय थे। ऐसा माना जाता है कि वाकाटकों की उत्पत्ति दक्कन क्षेत्र में हुई थी तथा उनकी प्रारंभिक राजधानी विदर्भ में स्थित थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। मतलब देखा जाए तो महाराष्ट्र और मध्य के मतलब अप्रोक्सीमेशन में यहीं से कुछ हिस्से से, ये कुछ हिस्सों से क्या करता है, ये मेल खाता है। अब हम देखते हैं वाकाटक राजवंश की स्थापना कब से कब तक हुई। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 250 या 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश के प्रथम राजा विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। ये एक तरीके से देखा जाए ना, कभी भी ये जो आपके ईयर्स होते हैं ना, वो अगर आप देखेंगे अलग अलग ऑथर्स की बुक में अलग अलग वो लिखे होते हैं, ईयर्स लिखे हुए होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करें। जो नियर बाय लगता है ना अप्रोक्सीमेशन में, आप उस पर हमेशा उसको माना करें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, या तो 250 या 250 ईस्वी के टाइम पीरियड में इसकी क्या की थी, एक तरीके से इस वंश की स्थापना हुई थी। परंतु वाकाटक राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, प्रवरसन सेन थे। जैसे कि मैंने आपको गुप्त शासन में भी बताया था कि गुप्त जो थे उनकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने करी थी। परंतु जो उसके वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता था,
वो मैंने बताया था ना आपको, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। वैसे ही वाकाटक राजवंश में भी इसकी स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। परंतु सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता था? प्रवरसेन प्रथम को माना जाता था, क्योंकि प्रवरसेन के शासन काल में क्या हुए थे? 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था। वाकाटक वंश ब्राह्मण राजवंश था और वाकाटक वंश के राजाओं ने सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था और सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए वाकाटक वंश का राजवंश कैसा था? ब्राह्मण राजवंश थे वो, मतलब ब्राह्मण राजवंश था उनका। और जो उनकी सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वाकाटक शासक, अब कौन कौन से शासक आए थे इनको हम सीक्वेंस में पढ़ते रहेंगे और क्या क्या हुआ था, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, इनको देखते हैं हम। ठीक है, विंध्य शक्ति जो कि आपके 250 से 270 ईस्वी तक मतलब इन्होंने शासन किया, लगभग अप्रोक्सीमेशन में ये रहता है ऑलवेज, मैंने आपको बताया भी। विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता था। उन्होंने विदर्भ क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था, जिसकी राजधानी प्रवरपुरा आधुनिक महाराष्ट्र में पोनार थी। ठीक है, पोनार थी। अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो प्रवरपुरा जो राजधानी थी वो आज के टाइम में जो आपका वो है महाराष्ट्र है, ठीक है, उसमें कौन सी कही जाती है? पोनार थी। नेक्स्ट आपके आए थे प्रवरसेन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंध्या जो शक्ति थे, ठीक है, इनको एक तरीके से देखा जाए तो ये संस्थापक थे। ठीक है, किसके? वाकाटक साम्राज्य के। परंतु जो सबसे शक्तिशाली थे वो कौन थे? प्रवरसेन थे, जिनका शासनकाल कब से कब तक? 275 से लेकर 335 ईस्वी तक। प्रवरसेन विद्या शक्ति के पुत्र और वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। प्रवरसेन वाकाटक वंश का एकमात्र राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। मतलब कि देखा जाए तो सम्राट की उपाधि ओनली किसने धारण करी थी? आपके प्रवरसेन ने, और सबसे शक्तिशाली शासकों में से भी एक थे, और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसका? वाकाटक साम्राज्य का। प्रवरसेन ने वाकाटक साम्राज्य की सीमाओं को बुंदेलखंड तक बढ़ा दिया था। प्रवरसेन ने अपने समय काल में कितने वो किए थे? 4 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिस कारण से इनको बहुत महान सम्राट शासक भी माना जाता है। और देखा आपने कि इन्होंने क्या किया था? अपनी जो साम्राज्य की जो सीमा थी उसको बुंदेलखंड तक भी बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है आपके शासक रुद्रसेन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 335 ईस्वी से लेकर आपका 360 ईस्वी तक। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन की पौत्र थे। ठीक है, उनके पिता का नाम गौतमी पुत्र था। रुद्रसेन प्रथम गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। अगर देखा जाए तो गुप्त टाइम पीरियड में जब आपके समुद्रगुप्त का शासन टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में उस टाइम दक्षिण में कौन थे? मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र में उनका शासनकाल फैला हुआ है, तो दक्षिण में कौन उस टाइम पे शासन कर रहे थे? रुद्रसेन प्रथम कर रहे थे। इसलिए क्या कहा गया है कि रुद्रसेन प्रथम को जो गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त द्वितीय, उनके समकालीन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके थे पृथ्वीसेन प्रथम। इनका शासन जो कब से कब तक थे? 360 से लेकर 385 ईस्वी तक। वाकाटक अभिलेखों में पृथ्वीसेन प्रथम को महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके शासक है रुद्रसेन द्वितीय। यहाँ पे आपने भी रुद्रसेन प्रथम देखा था, जो कि आपके किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन थे। अब यहाँ पे आपके रुद्रसेन द्वितीय थे। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। जबकि ये है ना पृथ्वीसेन प्रथम, इनके पुत्र थे कौन? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभागुप्त से हुआ था। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका फैक्ट कि जो आपके वो थे ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आप कह सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री जो थी आपकी प्रभावती गुप्त, उनसे इनका विवाह हुआ था। किसका? रुद्रसेन द्वितीय का। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। ठीक है, 2 पुत्र थे इनके। नेक्स्ट आपके शासक है प्रभावती गुप्त। अगर देखा जाए तो इन शासकों ने आपके वाकाटक साम्राज्य में शासन किया था। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की संरक्षक के रूप में शासिका बनी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र
दिवाकर सेन और दामोदर सेन कैसे थे, अल्प वयस्क थे। अभी वो पूरे तरीके से क्या नहीं होते, 18+ अगर देखा जाए तो हमें वयस्क माना जाता है, तो वैसे ही वो क्या नहीं थे, वो नहीं थे, अल्प वयस्क थे। जिस कारण से जो प्रभावती गुप्त थे उन्होंने एज अ संरक्षण के रूप में क्या किया था, कार्य करा था गद्दी पर। वो एक तरीके से शासिका बनी थी संरक्षिका के रूप में। आपने बाहुबली मूवी भी देख रखी होगी, अगर आप देखते होंगे कि जो बाहुबली और जो भल्लाल देव थे वो बहुत छोटे थे, अल्प वयस्क थे। तो जिस कारण से जो वो थी जो भी थी राजमाता, उन्होंने शासन करती थी संरक्षिका के रूप में, कि हाँ उस गद्दी का क्या कर रही थी, वो संरक्षण कर रही थी। तो उसी टाइप से जो प्रभावती थी, जो कि क्या थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं आप, मौर्य नहीं, तो उनकी जो बेटी थी, ठीक है, तो उन्होंने संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट आपके प्रवर सेन द्वितीय, इनका टाइम पीरियड आपका 400 से लेकर 440 ईस्वी तक है। प्रवर सेन द्वितीय का वास्तविक नाम दामोदर सेन था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दामोदर सेन किसके पुत्र थे, आपके रुद्र सेन द्वितीय के पुत्र थे, यहाँ पे लिखा भी मैंने, ठीक है। तो वही है कि फिर आपके प्रवर सेन, इनको इन नाम से जाना जाता था, इनका वास्तविक नाम दामोदर सेन था, जो प्रभावती गुप्त और रुद्र सेन द्वितीय के क्या थे, पुत्र थे। प्रवर सेन द्वितीय के शासनकाल में सबसे अधिक भूमि ब्राह्मणों को दान दी गई थी। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट आपके आते हैं नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन, तो जो नरेंद्र सेन थे वो किसके पुत्र थे, प्रवर सेन द्वितीय के पुत्र थे। इट मीन जो आपके दामोदर थे ना, दामोदर सेन, इनके पुत्र थे कौन, नरेंद्र सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन का विवाह कदम वंश की राजकुमारी अजीत भट्टारी से हुआ था। भट्टारिका, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गई। राजकुमारी जो अजीत भट्टारिका थी उससे हुआ था। नेक्स्ट आपके शासक आ जाते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय ने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। पृथ्वी सेन द्वितीय के बाद वकाटक राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें किस किस ने शासन किया वो हमें नहीं पता, और इसके सबसे महान शासक कौन थे मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि आपके इसमें सबसे महान शासक आपके प्रवर सेन थे, परंतु इनको हम क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखते हैं। और जो आपकी इनका वो किया था स्थापना वकाटक साम्राज्य की, वो कौन थे, विद्याशक्ति थे। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि वकाटक वंश का पतन किस टाइप से हुआ था, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि वकाटक राजवंश का पतन 4वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जिसका आंशिक कारण आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण थे, कि जो आंतरिक जो देश में जो संघर्ष चल रहे थे उस कारण से इसका पतन हुआ, और जो बाहर के जो आक्रमण हुआ उस कारण से भी कहा जाता है। वकाटकों के उत्तराधिकारी जैसे कदम और चालुक्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्षेत्र पर कब्जा अधिकार कर लिया था। जो उसके बाद चालुक्य वंश आया, ठीक है। चालुक्य में भी आप जानते हैं कि 3 चालुक्य, वातापी के चालुक्य, मतलब इस टाइप से है ना, तो वो हैं। तो इनसे बाद ये वाले इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था चालुक्य वंश ने, वकाटकों के उत्तराधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। वकाटक राजवंश की स्थापत्य विरासत का सबसे प्रमुख प्रतिनिधित्व अजंता की गुफाओं में होता है, जो गुफा मंदिर वास्तुकला के प्रति उनके संरक्षण तथा उनके शासन के दौरान कला और संस्कृति में उनके योगदान को दर्शाती हैं। यद्यपि उनके संरचनात्मक मंदिर निर्माण कुछ अन्य राजवंशों की तरह प्रचुर नहीं था, फिर भी भारत के पश्चिमी दक्कन क्षेत्र की शैलकृति वास्तुकला पर वकाटकों का प्रभाव उल्लेखनीय है। अगर आप देखेंगे ना तो इनका ज़्यादा नहीं देखा जाता कि इन्होंने कैसे कैसे इनकी कलाकृति थी, कैसी इमारतें इनकी थी या कैसा कुछ था, परंतु अगर आप दक्षिण में जाएंगे ना तो आप वहाँ पे ज़रूर आपको बहुत मतलब डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का आप देखेंगे तो मंदिरों का डिज़ाइन भी बहुत अलग रहता है, इमारतों का डिज़ाइन बहुत अलग रहता है, ढांचा जो होता है वहाँ का बहुत डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो यही कहा गया है कि इतनी ज़्यादा तो संरचनात्मक चीज़ें नहीं बनी थी इस टाइम पीरियड में, वकाटक साम्राज्य के टाइम पीरियड में, परंतु फिर भी अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में जाकर तो वहाँ की जो शैलकृति वास्तुकला पर वकाटकों का आपको प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी तक हमने देख लिया यहाँ तक वकाटकों गुप्त काल के में और गुप्त काल के पतन के में भी देख लिया, और फिर हमने देखा कि वकाटक साम्राज्य और वकाटक साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए और फिर उसका पतन किस टाइप से हो गया। हमने ये भी देखा कि बहुत से आंतरिक कलह हुए, बाहरी कलहों के कारण क्या हो गया था, इसका पतन हो गया था, ठीक है। और अब हम देखेंगे
वाकाटक साम्राज्य की सामाजिक और एवं आर्थिक पृष्ठभूमि। अब ये मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था ना कि इसको समझने में आपको आसानी हो, तो हम इसको वो करेंगे। मैं एक आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें इसके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी। फिर हम देखेंगे गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल का जो आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, हम इनके बारे में साहित्यिक जो था, साहित्यिक बदलाव कैसा था, सामाजिक बदलाव कैसा था, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मेरा टॉपिक करवाने का यही मतलब रहता है कि हाँ, आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, कि आपको एक कहानी की तरह वो चीज़ें माइंड में चले। ये ना कि अगर आपने पढ़ा और आप भूल चुके हैं कि कैसे कैसे कौन से शासक आए, कौन कौन से शासन किया और कैसे कैसे वो चले गए। ये मेरा मोटिव नहीं रहता। मेरे को ये रहता है कि हाँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और अगर आपको 1% भी, अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प की होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।